आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनेट कंपाउंड से पूछा गया है और इस क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भी क्वथनांक होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। बच्चों ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं क्वथनांक पे होते हैं। कैसे क्वथनांक बढ़ता है, कैसे क्वथनांक घटता है, किस कंपाउंड में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और मेरे भाई इस तरह के कम से कम 10 सवाल पिछली बार पेपर में पूछे गए। तो मैं आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे क्वथनांक, कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कैसे घटता है, उसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो वाकई में एकदम क्वालिटी वाइज होने वाला है। ओके, सबसे पहले तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि हाइड्रोकार्बन को प्रभावित करने वाले कारक, हमें हाइड्रोकार्बन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक समझने, क्वथनांक को। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन की प्रजाति बहुत ज्यादा है। आप ये मत समझिए तो हाइड्रोकार्बन बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे नहीं होते, इनकी संख्या करोड़ों में होती है। आप देखिए जितने भी कार्बन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ चैन बनाते हैं, और जब चैन बनाते हैं तो इनकी संख्या करोड़ों में हो जाती है। यही रीजन है कि हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ने और घटने का एक सीक्वेंस देख लेना चाहिए, है ना। तो वो तो बात हो रही, वो मैंने पॉइंट लेना। अब क्या क्या कारण होते हैं, कैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है, कैसे बढ़ता है, उसका मैं आपको बताने वाला हूं। इससे 3 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है कि जब भी कभी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से ध्यान रखना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मैं एग्जांपल भी दूंगा, पहले 3 पॉइंट जो मेन है उनको आप समझ लो। सर दूसरा पॉइंट क्या है? सर दूसरा पॉइंट ये है कि जब जब अणु भार बढ़ेगा, जिसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया मेरे दोस्त, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से भी बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें जितना ज्यादा अणु भार होगा उसमें ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। बच्चों ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट हमेशा वैलिड होते हैं होमोलोगस सीरीज के लिए। किसके लिए वैलिड होते हैं? होमोलोगस सीरीज। बच्चों होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है एक जैसी सीरीज होनी चाहिए। एल्कोहल है तो एल्कोहल ही होना चाहिए, है। अगर हमारे पास एल्केन है तो एल्केन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक एल्कोहल है दूसरा एसिटेट एसिड है, ठीक है। तो एक तो पहला मैंने बताया नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जिसका अणुभार जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तीसरा एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा पॉइंट होता है नंबर ऑफ ब्रांचिंग। नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांच समझते हैं? ब्रांच का हिंदी में मतलब होता है शाखाएं। ब्रांच का हिंदी में मतलब क्या होता है? शाखाएं। तो जब जब हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर में शाखाएं, ब्रांचिंग जितने ज्यादा बढ़ती है, तो ब्रांचिंग ज्यादा बढ़ने से ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ता नहीं, उल्टा हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों को याद करके चलने हैं। ओके, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। बच्चों जैसे कि मैंने आपसे यह कहा, एग्जाम्पल नंबर 01, सर सबसे पहला आपने बोला है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से क्वथनांक बढ़ते हैं। मैंने कहा बिल्कुल एकदम सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लिया हुआ है CH4, आपने लिया हुआ है C2H6, आपने लिखा हुआ है C3H8, मैंने एक ही होमोलोगस सीरीज ली है, ये तीनों हमारे एल्केन हैं, और मैंने लिया हुआ है C4H10। बच्चों जरा गौर से देखिए, चारों एल्केन हैं। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, तो कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए किसमें है, C4 सबसे ज्यादा है, ये इसमें टर्म, उसमें से टर्म एथेन में, फिर सबसे टर्म मीथेन में। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताया सर, ये कुछ सीक्वेंस हमारा किसका हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से। बताइए बात सब क्लियर है? ये केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसी में नहीं चलता, हर एक में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने मान लीजिए मिथाइल अल्कोहल लिया, मैंने इथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH, और मैंने यहां पर प्रोपाइल अल्कोहल लिया C3H7OH। मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो कह देना बहुत आसान है सर, इसमें 3 कार्बन एटम है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारा C3H7OH का होगा। यहां पर कह सकते हो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होने वाला है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, अगर आपको ये नहीं लेना, एल्कोहल नहीं लेना, आप चाहो तो एल्डिहाइड ले लो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में बताइए सबसे पहला क्या होता है,
सबसे पहला होता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फिर दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है एसिटल्डिहाइड CH3CH3CHO। ये हमारा एसिटल फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। या फिर आप इसको मेथेनल कह सकते हैं, ये हमारा एथेनल है, 2 कार्बन है। और इसी तरीके से तीसरा आ सकता है प्रोपेनल। बच्चों प्रोपेनल हो जाएगा C2H5SCHO। देखो ये प्रोपेनल है, इसमें 3 कार्बन है, 2 और 1 3। तो पूछा जाए कि बताइए इनमें से प्रोथनान सबसे ज्यादा किसका होगा, तो प्रोथनान सबसे ज्यादा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम को भी समझ लिया और साथ साथ आपने अणुभार को भी समझ लिया, क्योंकि आप देखिए अणुभार भी इसमें ज्यादा है अणुभार भी इसमें क्या है, ज्यादा है। तो एक जैसी सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन एटम अणुभार बढ़ने से ध्यान रखना हमारे प्रोथनान क्या हो जाते, बढ़ जाते। बट अभी दूसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। मुझे लगता है पहला और दूसरा पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ता है तो ध्यान रखना हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। मैं इसको समझा रहा हूं बच्चों। नंबर ऑफ ब्रांचिंग का क्या मतलब है, इस बात को आप सब लोग समझो। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बनाई, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं पेंटेन के लिए बनाना चाह रहा हूं। आपको पता है पेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है। ये पेंटेन है, क्योंकि एल्केन है। तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समावयता पढ़ाया था। देखो मैं दिल से एक बात बोल रहा हूं, जो मैं पिछला पढ़ा चुका हूं मैं ऐसा मान के चलता हूं वो सब आपने पढ़ लिया होगा मेरी प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो अगर आप उसमें गड़बड़ी कर रहे हो और आप नए स्टूडेंट हो तो पिछले वीडियो जरूर देखिए। अब मैं समावयता पढ़ा चुका हूं तो बार बार समावयता तो नहीं बताऊंगा ना। तो मैंने ये कहा कि जैसे कि पेंटेन है, तो पेंटेन की हम 3 तरह की स्ट्रक्चर बना सकते हैं C5H12 की। पहली स्ट्रक्चर हो सकती है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमने CH3 लगाया, CH2 लगाया, CH2 लगाया, CH2 लगाया और लास्ट में CH3 लगाया। ये देखो ये इसकी पहली स्ट्रक्चर हो सकती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये हमारा नॉर्मल पेंटेन है। दूसरी स्ट्रक्चर हो सकती है CH3 लगाया, CH2 लगाया, फिर इसके बाद हमने क्या लगाया, CH लगाया, CH3 लगाया और यहां पर हमारे एक और CH3 लग गया। ये देखो ये स्ट्रक्चर में भी हर एक कार्बन की अपनी वैलेंसी खत्म है, मतलब पूर्ण है, और स्ट्रक्चर भी पूरी है, C5H12 बनेगा। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन। अभी आइसोपेंटेन बना, अब नियोपेंटेन बनाने जा रहा हूं। तो नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन में CH3 होता है, फिर बीच में एक कार्बन होता है, यहां एक CH3 होता है, यहां एक CH3 होता है और ऊपर भी हमारा एक CH3 लगा होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है नियोपेंटेन, है ना। आप हाइड्रोजन और कार्बन काउंट कर लो, सब में सेम आएंगे। तो बच्चों पहले वाली ऊपर वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर को बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चर हमारी नॉर्मल पेंटेन है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। इसे बताइए क्या नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन। और लास्ट वाला बताइए क्या कहलाएगा, इसे बोला जाता है नियोपेंटेन। हमने यहां पर देखो 3 स्ट्रक्चर बना दिए। और बच्चों अगर आप गौर से देखिए तो इसी में ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। नॉर्मल पेंटेन ऊपर वाला नॉर्मल है, तो नॉर्मल पेंटेन देखो एकदम सीधी रेखा है कि नहीं, सीधी रेखा। और सीधी रेखा का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 0 ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं है। क्या कोई है, ब्रांच का मतलब होता है शाखाएं निकली हो ऐसे। आइसोपेंटेन में एक शाखा निकली है, ये देखो, है ना। तो क्या बोला जाएगा, इसमें 1 ब्रांचिंग है, इसमें 1 ब्रांचिंग है। और इसमें देखो 2 शाखाएं निकली है, इसमें क्या बोला जाएगा सर, इसमें 2 ब्रांचिंग है। बहुत ध्यान से सीरियसली होती समझिएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि देखो नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ने से प्रोथनांक हमारा घट जाता है, बताया। तो जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसीलिए जब हम लोग नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन की कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान रखना जो हमारा नॉर्मल पेंटेन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सर वो ज्यादा होता है, आइसोपेंटेन का कम होता है, उल्टा है ना, आइसोपेंटेन का कम होता है और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमारे नियोपेंटेन का होता है।
तो जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा, नियोपेंटेन में ज्यादा, देख लो सर उसका क्वथनांक हमारा कम है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। आपको मैं बता दूं क्वथनांक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, विश्वास मानिए कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो फिर, अब जैसे कि ये सवाल है, अब आपका कोई दिक्कत नहीं, जैसे सवाल लिखा था कि कौन सी समजातीय श्रेणी में क्वथनांक के लिए सही है, तो मैंने बताया ना आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, तो देखो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान वृद्धि होने से क्वथनांक में वृद्धि होती है। हालांकि मैंने अभी अपने क्वेश्चन में ये सब लिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लिखा नहीं है लेकिन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यूनिट का क्वथनांक सबसे कम है। सबसे पहली लाइन इन्होंने बोल भी दिया समजातीय श्रेणी, तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर भी चलो एक बार चेक कर लेते हैं। C4H10 डबल से 2 अधिक है, फिर लास्ट में ऑक्सीजन है। C3H8 डबल से 2 अधिक है, लास्ट में ऑक्सीजन है। CH4 डबल से 2 अधिक है, डबल से 2 अधिक है समजातीय श्रेणी। और साफ साफ लिखा हुआ है किस यूनिट का क्वथनांक सबसे कम है, तो सबसे कम उसका होगा जिसमें सबसे कम कार्बन है। तो सबसे कम कार्बन किसमें है, इसमें। तो ये देखो सबसे कम कार्बन इसमें है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बताइए वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम। जिसमें सबसे कम कार्बन होगा सर उसी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे कम होगा। क्या कोई दिक्कत आई बताइए। सबसे ज्यादा पूछा जाता तो ऊपर वाला आंसर हो जाता है ना। नेक्स्ट अगला, ये लो, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों यहां पर कुछ बातें लिखी है, जैसे कि हमारे पास एल्कोहल लिखा, मीथेन लिखा है, मीथेन के बाद हमारा एसिटिक एसिड लिखा है, एसिटिक एसिड के बाद हमारा क्लोरोफॉर्म लिखा है, CaCl3 लिखा है, और इसके बाद देखो C2H5OH लिखा है ना। ये एनसीईआरटी का सवाल है और आपके एग्जाम में 10 बार रिपीट हुआ सवाल है। पूछा जा रहा है कि इनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। सबसे पहले तो आपको 1-2 चीजें और देखनी होती है। जब भी कभी सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लिक्विड का थोड़ा और ज्यादा होता है, और ठोस का यानी सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी कभी आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिले तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट में गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ओके, अब देखो यहां ये मीथेन गैस है, एसिटिक एसिड लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, एल्कोहल लिक्विड है। ऊपर वाला गैस है, ऊपर वाला मीथेन क्या है, मीथेन सर हमारा गैस है। अगर मीथेन गैस है तो इसका जो क्वथनांक होगा वो हमारा सबसे कम होगा। अब देखो सबसे कम में 2 आंसर मिले, ए और डी, ए और डी। अब ए और डी मिले, अब ए और डी के बाद जरा देखिए यहां पर, यहां CaCl3 है और यहां भी CaCl3 है, तो CaCl3 को देखने से कोई मतलब नहीं है। बस आ जाइए अब हमारे एसिटिक एसिड में, आ जाइए तुम्हारे एल्कोहल में। आप देखो दोनों में 2-2 कार्बन है, चेक कर लीजिए 2-2 कार्बन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग अणुभार देख ले। आप जरा इसका अणुभार निकालते देखो एसिटिक एसिड का, और आप एल्कोहल का अणुभार निकालते देखो। एल्कोहल का अणुभार मेरे भाई कम आएगा, एसिटिक एसिड का ज्यादा आएगा, निकाल देख लीजिए। तो आप देखिए एसिटिक एसिड का अणुभार ज्यादा है, तो इसका मतलब एसिटिक एसिड का क्वथनांक हमारा ज्यादा होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कम से कम ये जो 3 लिखे ना नाम, इनके क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा है, वो डेटा डायरेक्ट भी याद करना है। तो मैं याद करा देता हूं, देखो एल्कोहल का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -113 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद कर लेना। फिर इसके बाद एसिटिक एसिड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट -63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ये डेटा आपको 101% याद करना है। ओके, एक और डेटा आपको याद करना पड़ेगा, मर्करी, मर्करी भी बहुत पूछा जाता है। Hg, अगर हम Hg की बात करते हैं तो Hg का फ्रीजिंग पॉइंट लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं -39 भी मिलेगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बॉइलिंग पॉइंट 360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ये एनसीईआरटी का डेटा है जो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। आपका एसिटिक एसिड का 117 देख लो सबसे ज्यादा है ना। चलो आ रही है नेक्स्ट, ये लो, ये वाला सवाल तो अभी बताया।
आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर प्रोथनान के मान में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, कौन से हाइड्रोकार्बन उनके क्रोथनान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित थे। ये देखिए, कौन से हाइड्रोकार्बन उनके क्रोथनान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित थे, बढ़ता हुआ क्रम बताना है और वही सही। अब जैसे देखो, मीथेन के बाद ब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन के बाद प्रोपेन, गलत हो गया। जब मीथेन के बाद ब्यूटेन आ गया तो ब्यूटेन से प्रोपेन थोड़ी ना आ सकते, पीछे थोड़ी ना आ सकते। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन, पेंटेन के बाद ऑक्टेन। ये देखिए लगातार बढ़ता हुआ, यही सही है। प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन। प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन के बाद हेप्टेन, हेप्टेन के बाद मीथेन, मीथेन आने गलत है, पीछे आ रहे। ऑक्टेन के बाद इथेन, गलत है। भाई बढ़ता हुआ सही क्रम हमें बताना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको नंबर ऑफ कार्बन 8 सीक्वेंस में लेने होंगे, और नंबर ऑफ कार्बन का 8 सीक्वेंस हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही है, और किसी में नहीं है ना। नेक्स्ट ये लो अगला। बच्चों ये भी सवाल भी बहुत बढ़िया है। इस सवाल में आपको बता दें स्ट्रक्चर है, बस बताई गई है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना ब्रांचिंग का, उसी का सवाल है। लिखा है कि उनके क्रोथनान के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। ए बी सी डी, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। बच्चों मैं एक काम करता हूं, जल्दी से इनकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, आप सबको पता है नॉर्मल ब्यूटेन होता है C4H10, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल पेंटेन C5H12, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन हो गया। अच्छा, नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन में पूछा जाए, क्योंकि देखिए दोनों हमारे एल्केन है, तो किसका क्रोथनान ज्यादा होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है। इसका मतलब सी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहली बात एकदम क्लियर हो रही, एकदम क्लियर हो रही। अच्छा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सर 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन, मिथाइल मतलब 1, ब्यूटेन मतलब 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होते। सुनना है ना। 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखो डाइमिथाइल मतलब 2 बार मिथाइल लेता है, और प्रोपेन मतलब 3, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने आ रहे हैं, 5। तो सर सब में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है। सर ब्यूटेन में हमारे कितने हैं, सर ब्यूटेन में हमारे 4 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो सबसे कम हमारा कौन वाला जाएगा, ए वाला। ए वाला देखो सबसे कम है, ए वाला सबसे कम है, ये आंसर गलत। आ जाइए स्ट्रक्चर। बच्चों देखो, आप देखिए नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कैसे बनता है, सीधी रेखा, ये है नॉर्मल पेंटेन, है ना। 2 मिथाइल का मतलब 8 ब्रांचिंग ओडी, और 2,2 डाइमिथाइल 2 ब्रांचिंग ओडी, समझ रहे हैं ना। तो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है उसका क्रोथनान कम होता है। इसका मतलब इसके बाद नंबर आएगा डी का, इसके बाद नंबर डी। 8 ब्रांचिंग वाला कौन सा है, 8 ब्रांचिंग वाला बी है, तो इसके बाद बी, और फिर सबसे आगे आएगा हमारा सी। मतलब इसमें भी नंबर ऑफ ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं। और वैसे भी देखो ना यार, नॉर्मल पेंटेन में कोई ब्रांचिंग नहीं, तो सबसे आगे नॉर्मल पेंटेन होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो एग्जाम्पल लिखे है ना, ये एग्जाम्पल नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन नाम ना देकर उनके आयुपेशीय नेम दिए हैं, है ना। उनके कौन से नाम दिए हैं, आयुपेशीय नेम दिए हैं। जैसे कि आपको मैं दोबारा से वाली स्ट्रक्चर बताऊं, याली स्ट्रक्चर। बच्चों आप जरा गौर से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, तो आप नंबरिंग यहां से करना शुरू करेंगे। तो आप इसको पता क्या बोलेंगे, सर इस नाम को बोला जाएगा 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो वही नाम इन्होंने लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसको क्या बोला जाएगा, सर इसको बोला जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये नाम हम लोग इसको बोलेंगे। तो इन्होंने आइसोनियो और ये वर्ड ना लगाकर कह सकते हो कि 2,2 डाइमिथाइल ये वाले वर्ड यूज कर दिए, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाए, है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये आपका कॉन्सेप्ट, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के जितने भी कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं प्रॉपर तरीके से पूरा कर दूंगा। बच्चों एक और बात आपको बतानी थी कि हम लोगों के एप्लीकेशन में दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है, और जिसमें मैंने अपने साइंस का बैच, जी हाँ आपने एकदम सही सुना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बैच जो कि 599 में था, 600 रुपए में था, उसको 399 में कर दिया। तो आप सब लोग क्या करो, ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ 9696 इस नंबर पर कॉल करके अपने अपने बैचेस को ज्वाइन कर लो। फिर है क्या, अभी रेलवे के कई सारे एग्जाम बाकी हैं, लगे हुए हैं,
ताकि आपका साइंस बढ़िया हो जाएगा। और इसमें मैंने बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ा रखी है। और मैं आपसे दावा करता हूं कि जितनी साइंस आप यहां से पढ़ोगे उसका आधा ही साइंस आपको यूट्यूब या हो सकता है किसी और के पेड लेक्चर से मिलेगा। और मैं ये नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी कि साइंस आपकी कमजोर हो, साइंस आपकी इतनी अच्छी मजबूत हो जाए कि जिससे कि आप साइंस के दम पे सिलेक्शन ले सके। तो आपको करना क्या है, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड कर देने के बाद ये जो सामने नंबर लिखा है इस नंबर पर कॉल करके मेरे साइंस के बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी करिए, बहुत ज्यादा देर मत करिए। साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैं उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।